धन्यामः रवि प्रकाश जी। दिल्ली विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर योगेश सिंह जी, प्रोफेसर पीसी जोशी, विकास गुप्ता जी, डॉक्टर राजेश बिनीवाले, यहाँ उपस्थित अन्य भारतीय शिक्षण मंडल के सभी पदाधिकारीगण और आभासी माध्यम से इन बातों को सुनने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के समस्त पदाधिकारी, समस्त प्राध्यापक वृंद और सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थीगण, भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों। विषय का महत्व और ख़ास करके नदी का महत्व और नदियों का जो मानव जीवन में स्थान है, उसको लेकर के चिंता और चिंतन दोनों को भारत रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के महानिदेशक डॉक्टर राजेश बिनीवाले जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह युग जो है, यह युग जानकारी का युग है, ऐसा यदि कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आज चारों ओर से हमारे पास विविध प्रकार की जानकारियां आ रही है, कई बार तो बिना छने ही आ जाती है, तो कई बार हम जानते ही नहीं है कि जो हम तक परोसा जा रहा है उसमें सत्य कितना है और असत्य कितना है। किंतु जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। सारे विश्व में जो मार्केटिंग, जो विपणन की व्यवस्था चलती है, वो विपणन की व्यवस्था जानकारी के आधार पर चलती है। आज ये जो हम आभासी माध्यम से जुड़े हैं, ये आभासी माध्यम से भी जुड़े हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जानकारी की तकनीक है जिसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसलिए जानकारियों का संग्रह करना, जानकारियों को संकलित करना, जानकारियों को संप्रेषित करना, जानकारियों को वितरित करना और उसके साथ साथ जानकारियों को गुप्त रखना, ये सारा ही आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। वैश्विक जगत में जियोपॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उस भू राजनीतिक चिंता और चिंतन का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसलिए एक दूसरे की जानकारियों को चुराने के लिए भी बहुत सारे प्रयास होते रहते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। किंतु एक बात तो निश्चित है कि हमारे पास यदि वास्तविक, यथार्थ और सटीक जानकारी नहीं होगी, फैक्चुअल नॉलेज नहीं होगा, यदि हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम नीति तो नहीं बना सकते, तो हम कार्यक्रम तो नहीं बना सकते। हमारी नीति, हमारा कार्यक्रम, अवर पॉलिसी एंड अवर प्रोग्राम एंड अल्टीमेटली अवर एक्शंस, और अंततोगत्वा हमारे द्वारा किए जाने वाला कार्य, यह हमें प्राप्त होने वाली जानकारी पर निर्भर करता है। इसलिए जब डॉक्टर राजेश बिनीवाले जी गंगा एक्शन प्लान की बात कर रहे थे, चूंकि उसमें वो जुड़े हुए थे, अंग्रेजी में शब्द या ऐसे बड़े बड़े इनको छोटा करके बोलने की आदत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छोटा सा शब्द है, फिर भी लोग DU बोलते हैं। तो ये आजकल के युग की एक तरह से फैशन हो गई है। LOL का युग है, तो LOL के युग में ये तो होता ही है। तो गंगा एक्शन प्लान का भी GAP गैप हो गया था और उसका गैप पड़ गया, और उसमें यदि सबसे बड़ा जो गैप था गंगा एक्शन प्लान में, बिनीवाले सर तो उससे जुड़े रहे और सारे IIT के लोग भी जुड़े रहे, मैं उसके दूसरे पक्ष से जुड़ा रहा। जो उसका दूसरा पक्ष है समाज, जो उसका दूसरा पक्ष है गंगा के किनारे पर रहने वाले लोग, शासन है, प्रशासन है और एकेडेमिया, वैज्ञानिक उसमें लगे हुए थे। इंडस्ट्री को बहुत जरा तरीके से जोड़ने का प्रयास किया, उसको रोकने का प्रयास किया, बहुत सारी बातें, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा गैप गंगा एक्शन प्लान में, जो सबसे बड़ा गैप था, वो गैप ये था कि जानकारियों का अभाव था। और जानकारियों के लिए, जानकारी के अभाव में हमने जो काम किए, हमने बहुत सारी ऐसी बातें जो रिसाइकलेबल थी और जो इस प्रकार से नैसर्गिक थी, इको फ्रेंडली थी, प्राकृतिक थी, उन बातों के ऊपर ज़्यादा काम कर लिया। और बहुत सारी ऐसी बातें कि जो वास्तविकता में प्रदूषित कर रही थी, उन बातों के ऊपर काम कम हुआ। इसलिए हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता है उत्तराखंड प्रांत के गगन मट्टा जी, वो गंगा के प्रदूषण पे पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं।
और हर की पैड़ी पर जब हम लोग नहाने गए थे तो हमने उनको पूछा कि यहाँ के प्रदूषण की स्थिति क्या है। बड़े वो सारे सेंसर वगैरह लगा करके गंगा जी के बिल्कुल गंगोत्री से लेकर, और बड़ा काम वो गगन मट्टा जी करते हैं। और प्रदूषण के कारणों पर जब उनसे चर्चा की गई तो जो प्रदूषण के जिन कारणों का उन्होंने बात की, उन कारणों पर तो काम हुआ कि नहीं हुआ गंगा एक्शन प्लान में, ये भी एक प्रश्न पूछ। इसलिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है जब आपको एक्शन लेना होता है। आप कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया बिना उचित और बिना सटीक जानकारी के यदि करते हैं तो बहुत परिश्रम करने के बाद भी, बहुत सारा संसाधन, श्रम और समय लगाने के बाद भी प्रभावी परिणाम नहीं मिलता, इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए ये प्रभावी परिणाम के लिए सटीक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और पूरी की पूरी जो अभी पर्यावरण को लेकर के सारी बातें और सारी चर्चाएं जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, उन सारी चर्चाओं में कई बार मुझे लगता है कि जानकारियों का अभाव, विशुद्ध जानकारियों का अभाव, सटीक जानकारियों का अभाव, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे एक्शन, हमारी क्रियाएं कई बार इस प्रकार की होती है। जैसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। हम आज सोलर की बात करते हैं और लाख मेगावाट और कितने लाख और कितने मेगावाट में जाकर के सौर ऊर्जा की बात करते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। और हम सबको लगता है, हम सब ने अपने घरों पर लगा लिए सोलर। निश्चित रूप से उससे बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। कोल बेस्ड जो थर्मल पावर जनरेशन है उसको लेकर के जिस प्रकार की कठिनाई है, आज पूरा का पूरा चीन और कोयले की कमी से जूझ रहा है। और चीन के कारण, चीन का मैन्युफैक्चरिंग प्रभावी होने के कारण चीन में पूरा का पूरा उत्पादन स्तब्ध होने के कारण पिछले 3-4 महीनों से बहुत चीन की स्थिति बड़ी ख़राब है। और उसके कारण अमेरिका के सुपरमार्केट में लोगों को खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस तो पूरे विश्व का चीन बन गया था। और चीन में कोयले से बनी हुई बिजली नहीं बची, कोयला कम हो गया, कोयले के उत्पादन में सप्लाई चेन में गड़बड़ हो गई। तो सारा विश्व, सारा यूरोप और अमेरिका तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। भारत में हमको अभी दिखाई नहीं दिया उतना प्रभाव, क्योंकि हम उससे पहले ही आत्मनिर्भर भारत के नाम पर बहुत सारी बातों को चीन के ऊपर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जो देश पूरी तरह से कई बातों पर चीन के लिए निर्भर है उनको दिखता है। इसलिए सोलर में जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं बिनेवाले सर से भी चर्चा करता था और सब विद्वानों से चर्चा करता हूं, तो मैं उनको प्रश्न पूछता हूं, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये सारे सोलर पैनल जब आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे और ये जब सारे ई कचरा बनेंगे, ये सिलिकॉन से भरे हुए और ये प्लास्टिक के और एल्यूमिनियम की फ्रेम में लगे हुए ये जब सोलर पैनल, ये पर्यावरण के सामने कितनी बड़ी समस्या बनेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा चक्र है जिस चक्र के अंदर हम चल रहे हैं। और इसलिए पूरी जानकारी के बिना हम काम करते हैं तो कई बार पूरी जानकारी के बिना ली गई एक्शन ये कुछ वर्षों बाद हमको पता चलता है कि हमने एक नई समस्या को जन्म दे दिया। इसलिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि नदी को जानो अभियान की बात हो रही है और मैं ये कहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के शुरू हो गया, किंतु नदी को जानो अभियान ये जानकारी एकत्रीकरण अभियान है। इससे नदी की स्थिति में तुरंत केवल इस अभियान मात्र से नदी की स्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। तुरंत नदियाँ साफ नहीं हो जाने वाली, तुरंत नदियों में पानी नहीं होने वाला, तुरंत नदियों के ऊपर कोई कार्य नहीं होने वाला। किंतु नदियों की जानकारी के अभाव में जिस प्रकार की नीतियों का परिपालन होने की आवश्यकता है, जिस प्रकार के एक्शन प्लान, जिस प्रकार के प्रोग्राम्स होने की आवश्यकता है, वह सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। और इसलिए जानकारियों को एकत्रित करना, जैसे भारतीय शिक्षण मंडल का हम काम करते हैं तो शिक्षा के और भारतीयकरण की बात करते हैं। और शिक्षा की भारतीयकरण के लिए बात करते समय 1835 का बड़ा जिक्र करते हैं कि 1835 में अंग्रेज़ों ने और भारतीय शिक्षा के ऊपर एक पूरी तरह से परिवर्तित करके और भारतीय शिक्षा को शासनाधीन कर दिया और वहाँ से भारतीय शिक्षा का बहुत बड़ा पतन हुआ। लेकिन आप में से कितने लोगों को ध्यान है मुझे पता नहीं, उस 1835 के उस विधि को, उस अधिनियम को, उस कानून को बनाने से पहले अंग्रेज़ों ने पटवारियों के माध्यम से 7 लाख गांवों में जो शिक्षा की स्थिति थी उसका उस समय एकत्रीकरण किया था, जानकारी का एकत्रीकरण किया था।
मैकॉले की शक्ति थी, वो एक ऐसी शिक्षा नीति लेकर के आया और जिससे भारत की सदियों से अनादिकाल से चली हुई आई हुई शिक्षा नीति को यदि वो तोड़ पाया, तो मैकॉले की उस शिक्षा नीति के पीछे सबसे बड़ा प्रभावी यदि कोई आधार होगा, फाउंडेशन होगा, तो वो फाउंडेशन उसके पास जो सटीक जानकारी थी। 7 लाख गांवों में कितने गुरुकुल है, उन गुरुकुलों में पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है, उन शिक्षकों के वर्ण क्या है, उसमें कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं, कितने छात्र पढ़ते हैं, वो उस समय की आबादी में कितना प्रतिशत है, उसमें कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, उसमें किस किस प्रकार की बातों पर रिसर्च किया जाता है। 1823 में 1823 में जब संचार के साधन इतने कम थे, उस समय 7 लाख गांवों में रेवेन्यू ऑफिसर्स, पटवारियों के माध्यम से और यह जानकारी एकत्रित की गई। इसलिए डेटा कलेक्शन ये है, केवल कंप्यूटर के आने के बाद वाली बात नहीं है। जितने विश्व में आप सफलतम अभियान देखेंगे, फिर वो चाहे सैनिक अभियान रहे हो, चाहे वो सांस्कृतिक अभियान रहे हो, उन सारे अभियानों के पीछे सबसे बड़ा कोई आधार होगा, तो वो आधार था कि सटीक जानकारियाँ थी। पानीपत में हर बार हम हारे, 3 बार पानीपत में हमारा पानीपत हुआ, इसका कारण था हमारे पास जानकारियों का अभाव था। और शिवाजी के पास वहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, तो चाहे मिर्ज़ा राजे जय सिंह हो, चाहे दिलेर खान हो, चाहे अफजल खान हो, चाहे बाद में स्वयं और औरंगज़ेब हो, अपनी पूरी की पूरी सेना को लेकर के दक्खन में उतर गया। लेकिन शिवाजी के जाने के बाद भी राजा राम की बहू और वो उसको उस क्षेत्र में पूरी जानकारी होने के नाते और औरंगज़ेब को सफल नहीं होने देती। ये जानकारी का महत्व है। सामरिक शक्ति में भी, कल्याणकारी योजनाओं में भी, कल्याणकारी योजनाएं भी जानकारी के अभाव में ही गड़बड़ होती। इसलिए पिछले 10, 12, 15 वर्षों में और खास करके पिछले 5-7 वर्षों में जो जानकारियों के एकत्रीकरण का कार्यक्रम हुआ और जो जानकारियाँ सटीक हुई और जानकारियाँ जैसे जैसे सटीक होती गई, वैसे वैसे कई सारी बातें ठीक होती गई। ये जो जानकारियों के एकत्रीकरण का कार्य हुआ, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक राष्ट्रीय अभियान हमने प्रारंभ किया है। हमने, मैं जब कह रहा हूँ तो मैं ना भारतीय शिक्षण मंडल की बात कर रहा हूँ, ना RFRF की बात कर रहा हूँ। ये हम सब ने, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का अभियान है ना, इसलिए तो आज पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और दिल्ली विश्वविद्यालय को बधाई कि उन्होंने अग्रणी विश्वविद्यालय बना, 1000 विश्वविद्यालयों में पहला विश्वविद्यालय बना, जिन्होंने एक नोडल अधिकारी बनाए और जिन्होंने कहा कि हर जगह जाकर के आप इस बात को करो, क्योंकि जानकारियों का महत्व हम समझते, नदियों का महत्व तो हम समझते ही है, लेकिन नदियों के बारे में जानकारी का भी उतना ही महत्व है। इसलिए मेरे को जब कुछ दिल्ली के प्रोफेसर मित्रों ने कहा कि दिल्ली में कितनी नदियाँ हैं भाई, आप 1 लाख दिल्ली यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन करोगे, वो बच्चे जाएंगे कहाँ? तो मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य भी हुआ और दया भी आई। मैं दया को सबसे क्रूर भावना मानता हूँ। किसी को आप घृणा करो तो उतना बुरा नहीं है, किसी का आप तिरस्कार करो तो उतना बुरा नहीं है। यदि आप किसी पे दया करते हो तो इससे ज़्यादा मतलब क्रूरतम भाव किसी के प्रति नहीं हो सकता है। पीटिंग समथिंग इज द मोस्ट क्रूएलेस्ट थिंग यू कैन डू अबाउट समबडी। तो बड़ी मतलब मेरे अंदर से ऐसा लगा कि क्या बात है, हमारे पड़ोस में आज वो ड्रेनेज हो गया, आज वो नाला हो गया। ये जो भारतीय शिक्षण मंडल का साउथ एक्स में कार्यालय है, उसके पीछे से वो बंदा बहादुर और मार्ग बनाया हुआ है। उसको हम सब लोग बारापुल्ला के नाम से जानते हैं। उस मार्ग को क्यों जानते हैं बारापुल्ला के नाम से? क्योंकि उसके नीचे बारापुल्ला ड्रेनेज है पूरा का पूरा, जो हजरत निजामुद्दीन के वहाँ से आता है। अरे वो नदी थी भाई किसी समय। ये आपका मुंडवा, ये आपका नारायणा, ये आपके पालम, ये सारे के सारे नदी के किनारे बजे हैं। कहीं झिरझिरी नदी, कहीं झूलझूली नदी, आपके पड़ोस में नदी है। ये मुंडवा नाम ही नदी से पड़ा हुआ है, ये नागलोई नाम ही नदी से पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी बस्ती में रहते हैं, उसके पास में इतनी नदियाँ, इतने जल प्रवाह जो हमारे देखते देखते मतलब 1992-93 में मैं नागलोई गया था, जब राजीव दीक्षित जी के साथ 1-2 दिन का बहुत बड़ा युवा सम्मेलन हमने, बहुत बड़ा मतलब 50-100 लोग ही होंगे, लेकिन बहुत प्रभावी ऐसा युवा सम्मेलन हमने नागलोई के एक युवा
और केंद्र में किया था, उस समय नागलोई में नदी बहती थी। ये 93 की बात बता रहा हूँ, 1993 की बात। 30 साल पहले पानी बहता था नागलोई में। आज नागलोई में नदी ढूंढनी पड़ेगी। कई जगह पर नदी के और जो पार्ट थे, कहीं पर पानी बहता था, उन पानी के अंदर बस्तियां बस गई। लोगों ने प्लॉट काट करके और बेच दिए और उसमें बस्तियां बस गई। मैं ग्वालियर में था तो ग्वालियर में बारिश आई एक बार, और उस बारिश में एक पूरी की पूरी जो कॉलोनी थी, वो पूरी कॉलोनी में पानी भर गया और कॉलोनी बहने की स्थिति, और बड़ा बचाव कार्य करना पड़ा, सब करना पड़ा। बाद में जब थोड़ा सा पूछताछ की तब पता चला कि वो कॉलोनी, लोग कह रहे हमारे घर में पानी आ गया, और बाद में जब जाकर के देखा तो घर ही पानी में बनाए थे। पहले नदी चलती थी जो हर बरसात में बहती थी। 4 साल बरसात नहीं आई तो नदी में पानी नहीं आया, तो 4 साल में प्लॉट काट के हमने घर बना दिए। छठे साल बारिश आ गई, छठे साल बारिश आ गई तो घर में पानी भर गया। अरे घर में पानी नहीं भरा, पानी में घर बनाए थे आपने, वो मार्ग तो पानी का ही था। तो ऐसे हमारे चारों तरफ नदियां हैं, चारों तरफ जल प्रवाह है, और इसलिए नदी को जानो में हमने ये अभियान किया है कि उनको एक बार जाने तो, एक बार उनकी जानकारी तो इकट्ठा करें। लोग पूछते इससे क्या हो जाएगा, बच्चे जाकर के, और एक ही जगह जाकर के कई बच्चों ने उसी की जानकारी दे दी। मैंने कहा बहुत अच्छा है। डाटा वेरिफिकेशन के लिए आज तो हम बिग डेटा के और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जितनी एक चीज़ के बारे में जितनी अधिक जानकारी हमको मिलेगी, उतना उसको वेरीफाई करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। और उसके लिए हम रिमोट सेंसिंग वालों से बात कर रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में MOU हुआ है। हम इसरो के भुवन मैप्स के साथ बात कर रहे हैं। हम गूगल मैप्स के साथ भी बात कर रहे हैं कि उनका उपयोग करके ये जो बच्चों द्वारा एकत्रित जानकारी होगी उसका या उल्टा कहे, सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी का फिजिकल वेरिफिकेशन इन छात्रों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा और इस सामान्य के द्वारा एकत्रित जानकारी से होगा। और वो सारा एकत्रीकरण होने के बाद में एक बहुत बड़े भारत के हिस्से का, और जल स्रोत क्या है, जल प्रवाह क्या है। जब हम यहाँ नदी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें नाले, नहर, नदी, झरना, जो भी बहता पानी है, मैनमेड होगा तो भी चलेगा, उसका हम मनुष्य निर्मित भी नहर होगा तो भी चलेगा, उसकी जानकारी हम एकत्रित करना चाहते हैं, उसका मैपिंग हम करना चाहते हैं। बहुत बड़ा एक काम हम करेंगे यदि हम अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ेंगे। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतनी अधिक जानकारी एकत्रित होगी, तो उसके क्रॉस कैंसलेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन से सटीकता उतनी अधिक होगी। एक्यूरेसी के लिए अधिक लोगों द्वारा डाटा एकत्रित करना आवश्यक है। इसलिए जब रवि जी ने कहा, या मुझे लगता है योगेश जी ने ये लक्ष्य दिया था जब उनको नोडल ऑफिसर के रूप में रखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1 लाख रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, तो वो 1 लाख रजिस्ट्रेशन के पीछे का लॉजिक ये है कि जितने अधिक लोग जाएंगे, जितने अधिक लोग डाटा एकत्रित करेंगे, उतना अधिक प्रमाण में हमारे पास एक्यूरेसी आएगी, डाटा एक्यूरेसी आएगी। हम एक दूसरे को कंपेयर करके, उसकी कंपैरिजन करके, उसकी तुलना करके, उसमें से जो अनावश्यक बातें हैं, जो निरर्थक बातें, कुछ मनुष्य का स्वभाव है, कुछ और भी गप ठोकी जाएगी, उन सारी बातों को सुव्यवस्थित करके हम सटीक जानकारी को निकाल सकेंगे। इसलिए ये एक बहुआयामी, मल्टीडिसिप्लिनरी शब्द आजकल हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। तो ये बहुआयामी और जानकारी संकलन का एक सूचना संकलन का एक बहुत बड़ा अभियान हमने किया। बहुआयामी इसलिए कहा कि हम नदी के केवल पर्यावरणीय या नदी के एवं बहाव के बारे में, उसका जो मौसम के वातावरण के साथ में संबंध है, केवल उसकी जानकारियाँ नहीं ले रहे, वो तो ले ही रहे। उसके प्रदूषण के कारक क्या है, उसके आसपास फैक्ट्रीज क्या है, उसके अंदर कितना सीवेज जा रहा है, इस प्रकार का प्रश्न भी उसके अंदर है, वो तो है ही। उस नदी के बारे में उसकी जो फिजिकल जानकारी है, उसके जो भी स्रोत होंगे उससे आप लेकर के रेफरेंस के साथ देनी है, वो तो देनी है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सांस्कृतिक जानकारी भी हमने एकत्रित करने के लिए कहा। उसके पास में किस प्रकार के मंदिर हैं, उस प्रकार में किस प्रकार के और पूजा के स्थल हैं, विभिन्न संप्रदायों के हो सकते हैं, उसके किनारे पर किस प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं, किस प्रकार के विशेष उत्सव या विशेष पर्व वहाँ पर मनाए जाते हैं। तो इसलिए जो छात्र या जो शिक्षक भी
सारे शिक्षकों को भी पंजीयन करना चाहिए, क्योंकि आचार्य उसी को कहते हैं जो आचरण से और शिक्षा देता है, जिसको देख करके छात्र शिक्षित होते हैं, आचरणेन। इसलिए हम यदि आगे बढ़ करके पंजीयन करेंगे तो हमारे पीछे हमारे छात्र हमारा अनुसरण करेंगे, और हमको साथ में जाना भी चाहिए। और साथ में जाकर के नदियों को, उनके स्रोतों को, पुराने लोगों से बात करके, जैसे मैंने कहा नागलोई में और इन सारे स्थानों में, और नदियाँ, और पहले अभी तक 25-30 वर्षों तक तो उसको देखे हुए लोग हैं, हमारे बीच में जीवित होंगे, उनसे बातचीत करके जानकारी लेना, और उसकी सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानकारी लेना, उससे रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ना, और प्रत्यक्ष जाकर के आज की उसकी स्थिति का चित्र लेकर के, फोटोग्राफ लेकर के जीपीएस टैगिंग के साथ में उसको सबमिट करना। ये सारी बातें जो है डाटा कलेक्शन के लिए तो ऐप बना दिया है, ये तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। पंजीयन की व्यवस्था थोड़ी सी हमने अभी पोर्टल पे रखी है, पंजीयन की व्यवस्था ऐप में नहीं रखी है, जानबूझ करके नहीं रखी है। उसके पीछे भी बहुत सारे सुरक्षा के कारण है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पंजीयन आपको पहले जाकर के पोर्टल पे करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस BSM/NKJ नदी को जानो, उन NKJ पे जाकर के आप पंजीयन करेंगे, और पंजीयन होने के बाद जब आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा, उसके आधार पर आप अपने एंड्रॉयड ऐप पर भी जानकारी सबमिट कर सकेंगे। सूचनाओं को देने के लिए तो आपके पास ऐप रहेगा, वो पंजीयन के लिए ऐप नहीं है, लेकिन पंजीयन की व्यवस्था तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिक तक महाविद्यालयों ने बल्क पंजीयन की भी व्यवस्था की है। तो एक्सेल में भी जानकारी एकत्रित करके कॉलेजेस उसमें कर रहे हैं, और मुझे पता चला है कि अपने हंसराज कॉलेज ने तो बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने लेकर के काम कर रहे हैं, और भी महाविद्यालयों ने लक्ष्य लिया होगा। मेरे तक जानकारी का अभाव में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बाकी महाविद्यालयों का। यही महत्व बताता है जानकारी का महत्व कितना आवश्यक है। इसलिए जो कार्य कर रहे हैं उनका रिपोर्टिंग भी उतना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग होगा तो जानकारी एकत्रित होगी, तो जानकारी आएगी। इसलिए नदी को जानो, ये सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, पर्यावरणीय, भौगोलिक जानकारी के एकत्रीकरण का अभियान है। और इसका परिणाम कहाँ पर होगा? इसका परिणाम भी बहुआयामी होगा। ये जानकारी एकत्रित होने के बाद ये रिसर्च फॉर रिसर्चर्स फाउंडेशन के माध्यम से उसके साथ जुड़े हुए 150 से अधिक विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं के लिए, फिर वो शोधकर्ता पर्यावरण विज्ञान का ही होने की आवश्यकता नहीं है, वो शोधकर्ता केवल भूगोल का, ज्योग्राफी का होने की आवश्यकता नहीं है, वो शोधकर्ता सोशियोलॉजी का होगा तो उसके लिए भी डेटा होगा हमारे पास में, वो शोधकर्ता एंथ्रोपोलॉजी का होगा तो उसके लिए भी हमारे पास में डेटा होगा, वो शोधकर्ता हिस्ट्री का होगा तो उसके लिए भी हमारे पास में होगा। और यदि कंप्यूटर साइंस के लोग, स्वयं कुलपति सहित कंप्यूटर साइंस के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी इतने बड़े डेटा को लेकर के कितना क्या कुछ किया जा सकता है आज के समय में, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, जब मिलियंस ऑफ डाटा सेट साथ में आ जाते तो उसके द्वारा हम कितना प्रकार का प्रोजेक्शन कर सकते हैं, और वो पॉलिसी मेकर्स के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। इसलिए ये शिक्षाविदों के लिए बहुत बड़ी एक निधि आप लोग तैयार करेंगे, जो जितना पंजीयन अधिक होगा उतना आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मसाला। जैसे शिक्षा के जगत में मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्मपाल जी ने जो 1966 से लेकर 1974 तक 8 वर्ष में स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के 26 अलग अलग आर्काइव्स में जाकर के भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा की, आने वाली 4 पीढ़ियाँ उसके ऊपर रिसर्च करें तो भी भारत का वास्तविक इतिहास बाहर लाने का बहुत बड़ा काम वो कर सकते हैं। लाखों डॉक्यूमेंट्स जलगांव में रखे हुए हैं। इसलिए ये आज जो हम ये नदी को जानो अभियान कर रहे हैं, और ये इसका पहला चरण है, इस अगले साल भी, उसके अगले साल भी करना पड़ सकता है। जब तक सारी जानकारी इकट्ठा नहीं होगी, RFRF इसको करता रहेगा। इस बार हम कल्पना कर रहे हैं कि देश के लगभग 400 जिलों तक, 400 साढ़े 400 जिलों तक हम पहुंच पाएंगे। उसमें से कितने ब्लॉक्स, कितने खंड कवर हो पाएंगे ये हम नहीं कह पा रहे, किंतु अगले साल और करेंगे, उसके अगले साल और करेंगे। और जब तक देश के एक एक नदी के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित नहीं हो जाती, हम रुकेंगे नहीं। और उतना ही नहीं, उसके बाद में हम बाकी तालाबों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, बावड़ियों के बारे में करेंगे, अन्य जल स्रोतों के बारे में करेंगे, क्योंकि जल ये आने वाले समय में सारे विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि बनने जा रहा है। इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी ट्रेजर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। और ये केवल आज
मतलब इरिगेशन के दृष्टि से देखा जाता है कि सिंचाई के लिए इसका उपयोग होगा, अन्न सुरक्षा के लिए उसका होगा ही। निश्चित रूप से अन्न सुरक्षा एक बहुत बड़ी आने वाले समय में चुनौती है, इसलिए फूड सिक्योरिटी के लिए तो उसका उपयोग होगा ही निश्चित रूप से। पेयजल अपने आप में आने वाले समय में बहुत बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन बनने वाला है विभिन्न राष्ट्रों के बीच में। किंतु पर्यावरण तो है ही, किंतु उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण आज हम ये जो आभासी कर रहे हैं यहाँ पर ये बैठक, मैं नागपुर में बैठा हूँ 1100 किलोमीटर दूर, आप में से कुछ लोग दिल्ली में बैठे, कुछ लोग और भी जगह पर बैठे हुए मेरे को सुन पा रहे हैं। ये सारा का सारा आभासी तंत्र जिस तकनीक के कारण हो रहा है, वो जो माइक्रोचिप है, वो जो माइक्रोचिप आपके लैपटॉप में लगी है जिसके कारण आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, वो उस माइक्रोचिप को प्रोड्यूस करने में भी तो फ्रेश वाटर की आवश्यकता पड़ती है। जो सोलर एनर्जी के लिए पैनल बनते हैं, उस पैनल के लिए भी तो फ्रेश वाटर चाहिए होता है। इसलिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी की उस विषय में भी है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हमारे आईआईटीज़ ने माइक्रोचिप डिज़ाइनिंग तो कर लिया, डिज़ाइनिंग तो हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? और उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब हमने प्रयास किए थे और हरियाणा सरकार के साथ बात भी हुई थी और हरियाणा में इन्वेस्टमेंट भी हो गया था, ताइवान की कुछ कंपनीज आ गई थी, जिस समय विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में मैं काम कर रहा था। बाद में वो प्रोजेक्ट चेन्नई के पास में तमिलनाडु में ले जाया गया और वहाँ पर वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है बहुत बड़े प्रमाण पर, लेकिन हरियाणा में नहीं हुआ। उसका एक ही कारण था महत्वपूर्ण, जिस मात्रा में पानी चाहिए था और बाद में उस पानी के और ट्रीटमेंट के लिए पूरी टेक्नोलॉजी उस समय हमारे पास में नहीं थी। आज 10 साल बाद उसमें भी बड़ी प्रगति हुई है, ये जानकारी मेरे पास अभी बीच में जब मैं चर्चा कर रहा था तब मिली। इसलिए जल ये केवल पीने के लिए, केवल इरिगेशन के लिए नहीं है, जल ये आने वाले समय में सभी प्रकार की और तकनीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। केमिकल प्लांट्स में भी वही लगता है, सब में सारा का सारा, इवन मतलब रिफाइनरी के अंदर भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। पेट्रोलियम से जो रिफाइनरी होती है उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। हर प्रकार के विद्युत के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। और जो सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो समस्या सबसे बड़ी है और जिसके कारण वो नेशनल ग्रिड से जोड़ने के बाद में कंटिन्यूटी के लिए हमको कोल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, उसको यदि सोलर ग्रिड को यदि पावरफुल करना है, जिसको वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्लासगो में की थी और उनका परिचय देते समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में उसमें वन नरेंद्र मोदी जोड़ा था, वो भी यदि साकार करना है तो उसके लिए जो एनर्जी स्टोरेज के लिए जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी सामने आ रही है उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पंपिंग स्टोरेज की बात हो रही है जिसमें पानी को ऊपर ले जाया जाएगा जिस समय सूर्य उपलब्ध होगा। जब सूर्य उपलब्ध नहीं होगा तो उसी पानी को ऊपर से नीचे छोड़ करके टरबाइन चला करके और बिजली उत्पन्न की जाएगी। इस प्रकार का जो 24 घंटे सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है उसमें भी पानी चाहिए। आप सोचिए पानी कहाँ नहीं चाहिए। इसलिए नदियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, उसके लिए अधिक से अधिक छात्र जुड़ना, ये बहुत आवश्यक है। इसका जो दूसरा भावात्मक पक्ष है जिसके ऊपर डॉक्टर राजेश बिनेवाले जी ने बात की कि नदियों के साथ में मनुष्य जुड़ना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हमने इस संकलन के लिए, सूचना संकलन के इस अभियान के लिए हमने कहा कि हम शिक्षा जगत में जाएंगे। एक तो हमारी मैत्री भी शिक्षा जगत से ही ज़्यादा है, तो शिक्षा जगत में ही साथ मिलकर के ही काम करेंगे, ये तो भाव है ही। लेकिन एक बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे छात्र हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति। उन छात्रों की आंखें, उन छात्रों के कान, उन शिक्षकों की आंखें, उन शिक्षकों के कान हमारे राष्ट्र के प्रहरी बन जाए। ये भाव यदि उनके मन में जागृत करना है, उनको यदि सजग करना है, उनके मन में यदि ये जागृति लानी है कि मैं जो देखता हूँ, मैं जो सुनता हूँ, वह मेरे देश के नीति निर्धारण के काम में आने वाला एक बहुत बड़ा और सूचना की निधि है, ये बात यदि उनके मन में अंकित होनी है, इसी समय में अंकित हो सकती है, तो उसके लिए भी बहुत बड़े प्रमाण में अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। ऐसा ये अत्यंत बहुआयामी विषय, एक छोटे से और बड़े सरल से लगने वाले, कई लोगों के प्रश्न बड़े मज़ेदार होते हैं। कल मैं मुंबई में था तो मुंबई में चर्चा चल रही थी, तो हमारे वहाँ जो विस्तारक कार्यकर्ता है वो बता रहे थे, कई लोग कहते इतनी सरल बात थी तो इतने दिनों से हमने की क्यों नहीं।
तो ऐसी बहुत सारी सरल बातें हैं जो हमने इतने सारे वर्षों में नहीं की है। जब जागे तब सवेरा, और इसलिए अब हम जग गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जानकारियों को एकत्रित करें। पहला चरण होगा अधिक से अधिक पंजीयन, उसमें काम रुकेगा नहीं। उसकी आखिरी तिथि बहुत निकट है, 11 दिन बचे आज से। आज 19 तारीख को हम बैठे हैं, 30 तारीख को पंजीयन की आखिरी तिथि है, तो इसलिए केवल 11 दिन हमारे पास में है। इन एकादश दिनों में, इन 11 दिनों में पूरा जोर लगा के अधिकाधिक हमको पंजीयन करवाने हैं। लेकिन काम वहाँ पर रुकेगा नहीं। जो अलग अलग महाविद्यालयों में जिनको इसका प्रभार दिया जा रहा है, इसका प्रमुख बनाया जा रहा है, जो अधिक से अधिक शिक्षकों को और अधिक से अधिक छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं, उनका काम केवल 30 नवंबर को ख़त्म नहीं होगा। आगे 31 जनवरी तक 2 माह, दिसंबर और जनवरी 2 महीने हमारे पास डेटा कलेक्शन के लिए, सूचना संकलन के लिए, और उन सूचनाओं को संकलित करने के लिए भी प्रेरित करना पड़ेगा। 1 लाख का पंजीयन इसलिए आवश्यक है, हर पंजीयन करने वाला डेटा डालेगा ही ऐसा नहीं है, पूरा डेटा डालेगा ही ऐसा नहीं है, उसके लिए भी प्रयास करने पड़ेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, किंतु हमारी शिक्षा जो 1835 से जिस शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं, उस शिक्षा में बार बार जागरण बहुत आवश्यक है। सूचना तंत्र उसमें भी बड़ा आवश्यक है। क्यों लास्ट डेट के ऊपर फ़ी भरने के लिए लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, और इतना ही नहीं, वो एग्ज़ामिनेशन फ़ी के लिए लास्ट डेट के बाद में भी लेट फ़ी के साथ तिथि देनी पड़ती है, फिर डबल लेट फ़ी के साथ तिथि देनी पड़ती है, और उसके बाद भी छात्र आंदोलन करते हैं कि अभी भी हमको अवसर दिया जाए, क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी स्थिति बन गई है कि जब तक कोई हिलाएगा नहीं, जब तक कोई जगाएगा नहीं, तब तक हम जगते नहीं हैं। इस हनुमान को बार बार जाम्बवंत की आवश्यकता पड़ती है। किसी कवि ने लिखा था कि सुप्त सिंह को पूछ मरोड़ मरोड़ जगाना होगा। बहुत अच्छा गीत लोग गाया करते थे कि भारत माता के ये सिंह सोए हुए हैं, इनको पूछ मरोड़ मरोड़ जगाना होगा। तो किसी युवा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, जो 2 बार पूछ मरोड़ने दे वो सिंह है क्या? तो कवि ने मरोड़ मरोड़ 2 बार क्यों लिख दिया? 1 बार मरोड़ने में ही वो अगले की मरोड़ निकाल दे, उसको सिंह कहते हैं। किंतु ये ऐसे जो शिक्षक और युवा साथी इस पंजीयन के द्वारा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा दूसरा चरण में हमको उनको प्रेरित करना पड़ेगा कि उनसे अधिक लोग मैदान में निकले और जाकर के नदी के पास पहुँचे, जल प्रवाह के पास पहुँचे, उसकी जानकारी इकट्ठी करें, जानकारी इकट्ठी करके भेजें। ये दूसरे चरण में भी बहुत महत्वपूर्ण 2 महीने तक, अगले 2 महीने तक हमको लगना है। मेरा विश्वास है कि भारत का एक अग्रणी विश्वविद्यालय है और आप सब लोग अत्यंत सचेत और अत्यंत जागरूक ऐसे विद्वान हैं, संवेदनशील विद्वान हैं, जिनकी तरफ सारा देश देखता है। दिल्ली में जो होता है उसके प्रतिशत सारे देश में दिखाई देते हैं, उसकी छाप और प्रतिनिधि सारे देश में हमको सुनाई देती है। इसलिए इस नदी को जानो में भी दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रांत अग्रणी होगा, विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, और आगे से अग्रसर होकर के हम अधिकाधिक लोगों को इसके साथ अवश्य जोड़ेंगे और इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य, मानवीय कार्य, सारे जगत को दिशा देने वाला कार्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।